वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। एक होता है ट्रिपल ए, एक होता है ट्रिपल एस और एक होता है SAS, जो अब तक हमने पढ़ा। अब ये जो क्राइटेरियाज होते हैं इनको प्रूव कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स ट्रिपल ए से सिमिलर हो सकते हैं, ये हमें आज करना है। ट्रिपल ए से भी करेंगे, ट्रिपल एस से भी करेंगे, SAS से भी करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो मैं एक एक क्राइटेरिया एक एक क्लास में समझाऊंगी, अदरवाइज़ एक ही क्लास में कोशिश करूंगी कि तीनों बता दूँ। तो सबसे पहले हम ट्रिपल ए का देख लेते हैं। मेरे को इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जो कुछ भी पहले से आपको ट्राइंगल्स के बारे में हमने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, समझाई हैं, वो सब पढ़ना पता होना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। जब भी आपको आगे बढ़ना है तो पीछे कोई भी चीज़ छोड़कर नहीं आनी है, हर चीज़ को अपने साथ लेके चलना है। इसका मतलब जब हम अपनी पढ़ाई में आगे चल रहे हैं तो जो कुछ भी हमने पहले से पढ़ा हुआ है वो सब भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए, तभी हम आगे वाला भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो कुछ भी पीछे तक आप पिछली क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ के आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं समझा है तो उसकी भी क्लासेस मैंने अपलोड की हुई हैं, आप जाकर देखिए कि वो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ में मैंने क्या बताया, ट्राइंगल्स के बारे में क्या बताया, हर चीज़ मैंने क्लासेस लेकर वीडियोस अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपको आगे के टॉपिक्स पे अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है आपका ट्रिपल ए का क्राइटेरिया, वो हम प्रूव करने वाले हैं कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपको इसमें गिवन है कि उनके जो तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो फिर वो ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर होंगे, ये हम इसमें प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक DE लाइन बनाई है। ये क्यों बनाई है मैंने, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, जो हमें गिवन है। हमें इसमें ये गिवन है कि देखिए, जो ये ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल PQR में जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग देखिए, एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, P, एंगल B का करस्पॉन्डिंग होगा Q और एंगल C का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल R। वो हम लिख लेते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, अभी एंगल्स के नाम मैंने सिंगल लेटर्स में ही लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वहाँ से कोई दूसरा एंगल नहीं बन के जा रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा एंगल के नाम से। ये हमने चीज़ लिख ली। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने DE लाइन है वो क्यों बनाई है, वो मैंने इसलिए बनाई कि हम ये इमेजिन करते हैं कि इस वाले ट्राइंगल को ना उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं। ट्राइंगल PQR के ऊपर हम इसके ऊपर पेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल इस एंगल को तो ओवरलैप कर लेगा। पर क्योंकि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR से छोटा है, तो उसकी जो BC साइड है ना वो यहीं कहीं रह जाएगी, इसलिए मैंने इसे DE मार्क कर लिया है। हमें प्रूव करना है कि जो इस ट्राइंगल की बची हुई तीनों की तीनों साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये हमें प्रूव करना है। मतलब हमें दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में हैं। ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि यही तो दो चीज़ें होती है ना, दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने का क्या होता है, एक तो उनके सारे के सारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएं और सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएं। तो एंगल्स अगर दिए हुए हैं और प्रोपोर्शनल हम साइड्स को प्रूव कर लेंगे तो हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में ये प्रूव करना है। इसके लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रूफ। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो ट्राइंगल ABC है वो है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDE। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्योंकि ये इक्वल है तो आप क्या लिख देंगे कि जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल हो गया, और फिर जो एंगल D है वो एंगल Q के भी इक्वल है। अब ये कैसे इक्वल है, आप सोचेंगे देखिए कि ये ट्राइंगल, तो चलिए आपने ABC को इधर उठा के रखा था, तो AB जितनी साइड थी उतनी ही PD थी, AC जितनी थी उतनी ही PE थी, और ये एंगल इक्वल था, तो आप ये दोनों ट्राइंगल SAS से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बाय SAS कि ये साइड इतनी और ये साइड इतनी इक्वल हुई, ये साइड इतनी और ये साइड इतनी इक्वल हुई, और ये एंगल इक्वल है, तो ये वाले एंगल्स भी बाकी सारे इक्वल हो गए CPCT से। लेकिन फिर ये Q कैसे इक्वल हो गया इसके, तो ये Q ऐसे इक्वल हुआ, देख लीजिए आप यहाँ पर, ये जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल आपको गिवन है।
तो यहाँ पर जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल हो गया CPCT से, और जो बी है वो पहले से क्यू के इक्वल था, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। ये समझ में आया? आपकी बुक NCERT में इसका प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन हर जगह रीजन में लिखा होता है वाई। अब आपको यही समझ में आता कि बुक वाले हमें क्वेश्चन करने के लिए देते हैं या हमें समझाने के लिए इसमें लिखा होता है। जहाँ पर भी थ्योरम दी होगी वहाँ पे वाई लिख देंगे। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे वाई क्यों हो रहा है, भाई क्या रीज़न दे दें। अब पता चल गया ना कि क्या रीज़न है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं ये पता चल गया, और फिर ये वाले एंगल्स इक्वल क्यों हैं ये पता चल गया। ठीक है, अब ये एंगल्स हो गए आपके इक्वल। अब देखिए अगर एंगल डी और एंगल क्यू अगर इक्वल हैं तो इसका सीधा मतलब क्या है कि ये जो एंगल्स हैं, एंगल डी और एंगल क्यू हैं, वो कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग कैसे हैं? अगर इस डी को उठाकर आप क्यू के ऊपर लाएंगे, दोनों लाइंस को जोड़ेंगे तो ये एंगल यहीं आएगा। इसका मतलब दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग हैं। और अगर कोई भी दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं तो क्या होता है? तो लाइंस पैरेलल होती हैं, है ना। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल टॉपिक में आपने अच्छे से सीखा होगा क्लास 9 में। अगर आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, ये कैसे एंगल्स बनते हैं, कैसे कौन से एंगल का क्या नाम होता है, ये नहीं पता है, तो उसके लिए भी मैंने एक क्लास 9 के लिए वीडियो बनाकर डाली है, क्लास ली है, जिसमें मैंने सिर्फ यही समझाया है कि पैरेलल लाइन में अगर कोई ट्रांसवर्सल जा रही है तो जो सारे के सारे 8 एंगल्स बनते हैं उनका क्या रिलेशन होता है। आप उसे जाकर देखिए ताकि आपको पिछली क्लास का अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे कि इसमें आपको हेल्प मिले सब कुछ करने में। तो यहाँ पर हो गया आपका ये। अब एंगल, क्योंकि एंगल डी और एंगल क्यू इक्वल हैं, इसलिए हम लिख देंगे कि जो डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्योंकि डी और क्यू आर पैरेलल हैं, अब देख लीजिए पिछली एक्सरसाइज वाली एक थ्योरम जो आपने पढ़ी थी, थ्योरम BPT, थेल्स थ्योरम, वो क्या कहती है कि अगर किसी एक ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल में कोई दूसरी साइड है या लाइन है तो उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। देख लीजिए आप कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से यूज़ होकर हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER। और इसकी जगह में आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, DQ की जगह में आप पूरा का पूरा PQ भी लिख सकते हैं ना। ये भी हमने एग्जाम्पल 1 में प्रूव करके दिखाया था। एग्जाम्पल 1 में प्रूव यही था कि अगर कोई इस तरह का ट्राइंगल है जिसमें एक साइड के पैरेलल में दूसरी लाइन जा रही है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इतना और इतना रेशियो ही इक्वल होगा, एक रेशियो का एक पार्ट पूरी की पूरी साइड के रेशियो के साथ भी बराबर आएगा, वो भी प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इसको और करके हम ये भी लिख सकते हैं कि PD अपॉन PQ इज इक्वल टू PE अपॉन PR। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि कैसे हमने क्या कर दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये दो जो ट्राइंगल ABC है, मैंने ट्राइंगल PQR के ऊपर इस तरह से रखा कि A और P तो आपको पहले से इक्वल गिवन है, और जब वहाँ पर हमने उसको रखा तो जो AB साइड है वो इतना PD के इक्वल में ही आएगी, और जो AC है वो PE के इक्वल में ही आएगी। यानी कि ये PD और AB इक्वल हो गए, AC और PE इक्वल हो गए, और ये एंगल्स पहले से इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका एंगल B और एंगल D भी इक्वल हो गया, एंगल C और एंगल E भी इक्वल हो गया। तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। इसमें भी क्वेश्चन में बुक में लिखा हुआ है वाई। अब आपको पता चल गया ना कि क्यों इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हैं बाय CPCT, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो गया, और जो D और Q है वो CPCT से इक्वल नहीं है, वो तो आपको गिवन है B और Q भी इक्वल है, इसलिए हमने तीनों चीज़ें एक साथ लिख दी हैं। फिर क्योंकि अभी एंगल्स इक्वल हैं, D और Q एंगल इक्वल हैं, तो ये लाइंस भी पैरेलल हो गई, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ corresponding angles are equal, then lines are parallel। अगर corresponding angles equal होंगे तो lines parallel होंगी, इसलिए DE और QR जो हो गए वो parallel हो गए, क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला भी इसके भी इक्वल हो जाएगा इसी तरीके से। तो अब क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, जैसे ही ट्राइंगल के अंदर एक लाइन के पैरेलल में एक हमें लाइन मिली, तुरंत हमें BPT याद आ गई कि BPT में क्या होता था कि रेशियो जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं साइड्स के। तो हम PD अपॉन DQ लिख सकते हैं, अपॉन इज इक्वल टू PE अपॉन ER लिख सकते हैं।
और क्योंकि हमें डी क्यू और ई आर से कुछ काम नहीं है अभी, एक्चुअल में हमें काम तो पी क्यू और पी आर लाना है। देखिए यहाँ पे पी क्यू और पी आर लाना है, तो ये चीज़ हमने एग्जाम्पल 1 में भी प्रूव की थी। ये प्रूफ भी मैंने आपको एक क्लास में लेकर बताया हुआ है, वो क्लास भी मैंने अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, जी आपको पता चल जाएगा। मैं दोनों वीडियोज़ का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। तो इसी तरह से जो पी डी अपॉन पी क्यू हो गया इज इक्वल टू पी ई अपॉन पी आर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इस चीज़ में देखिए जो पी डी आपका लिखा हुआ है और जो ये पी ई लिखा हुआ है, आपको पता है कि जो आपका पी डी बनेगा ये वो ए बी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हैं और ये ए बी और पी डी इक्वल है जो हमने बनाया था। तो हम लिख सकते हैं पी डी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी और पी क्यू एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर पी ई की जगह हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर, यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। जिस तरह से हमने ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर किया, सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर भी कर सकते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ट्राइंगल को इस तरह रखा था कि वो पी वर्टेक्स पे आया था। ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल को बी, जो बी एंगल है उसको क्यू के ऊपर रखेंगे, तो जो पैरेलल लाइन है वो यहाँ पर ऐसे बन जाएगी ना, और जो यहाँ पर जो लाइन बनेगी फिर वो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो आप इस तरह से रेशियो भी इक्वल कर सकते हैं। लेकिन जो काम जैसा काम एक बार हम क्वेश्चन में कर चुके हैं उसको दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ भी इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली, और ये चीज़ यहाँ पर हो गई। सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू है जो बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू है जो वो ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल है, यानी कि ये तीनों चीज़ें आपस में भी इक्वल हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है। और यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, आपका हमने जो करना था कि साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना था, उनका रेशियो इक्वल प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ट्रिपल एस मैं नहीं करने वाली हूँ, ये आप मुझे खुद करके बताएंगे कि इसको आपने सॉल्व कर लिया है, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम आपने जिस तरह से ट्रिपल ए बताया उस तरीके से हमने ट्रिपल एस को कर लिया। वैसे भी आपकी बुक में इसका सोल्यूशन भी दिया है, अगर कोई कहीं डाउट आता है तो आप उसको एक बार रेफ़र कर सकते हो, और उसमें कहाँ पर जो रीज़न देने होते हैं वो रीज़न आपको ज़रूर देने हैं, वो आपको समझने हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि कैसे करना है तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कमेंट करके बोल दीजिए कि आप हमें ट्रिपल एस भी समझा दीजिए, मैं आपके लिए उसकी भी क्लास लेकर अपलोड कर दूँगी, और फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।